नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस प्रेप पर। हम यहाँ पर कक्षा 7 की साइंस की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था। अब ये दूसरा चैप्टर है प्राणियों में पोषण। फर्स्ट चैप्टर आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा तो वो था पादपों में पोषण। पादपों में पोषण के बाद प्राणियों में पोषण हम पढ़ रहे हैं। आप सोचेंगे कि पादपों का पोषण इतना आवश्यक है। जी हाँ, क्योंकि पादपों का पोषण अगर नहीं होगा, पादपों में अगर पोषण नहीं होगा तो प्राणियों को भोजन मिलेगा ही नहीं, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो उनका पोषण कैसे होगा। इसमें जो भी हम चीज़ें देखेंगे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं, आपकी समझ बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देखेंगे, और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका इम्पोर्टेंस नहीं है उनको छोड़ेंगे भी। लेकिन ऐसी चीज़ें कम ही होती हैं एनसीईआरटी में। छोटी क्लास में तो थोड़ी मिल भी रही हैं, आगे चल के आपको और भी नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू से लेके अंत तक इसको हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि पहले अध्याय में जो हमने पादपों में पोषण के बारे में पढ़ा, उसमें भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा पादप स्वयं बना सकते हैं, ये जानकारी हमको मिली। लेकिन प्राणी ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं, जबकि कुछ अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। शाकाहारी मांसाहारी आप जानते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि में सन्निहित है, सम्मिलित है। ठीक है, सन्निहित है या सम्मिलित है एक ही बात है। कहने का मतलब कैसे वो अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन, यानी कि कैसे खाते हैं, और उसके बाद में अंदर कैसे वो पचता है, शरीर में इसके उपयोग की विधि क्या है, इसी पे निहित है। और फिर कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे तौर पर नहीं कर सकते, उन्हें सरल रूप में बदलना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कुछ जटिल पदार्थ होते हैं तो जटिल पदार्थ फिर वो सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे ये जटिल पदार्थ के ये आरेख दिया हुआ है, फिर ये देखिए ऐसे ऐसे टूट गए, प्लस प्लस का साइन लगा है ना, तब इसका उपयोग कर पाते हैं। तो कहने का मतलब परिवर्तन जो होता है, जो टूटते हैं जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में, जो परिवर्तित होते हैं, टूटते हैं, यानी जो विखंडन होता है, तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन। पाचन क्या होता है, आप भोजन करते हैं फिर जाके अंदर अलग अलग चीज़ों में वो टूट के शरीर के काम में आ जाता है, विखंडित हो जाता है। भोजन भी आप करते हैं तो मुंह से ही देखिए पाचन चालू हो जाता है, आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां क्या हैं। तो भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड जो है छोटा पक्षी होता है, पौधे का मकरंद चूसते हैं। और मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ को दूध पिलाती है, शिशु माँ का दूध पीते हैं, और माँ पिलाती है, सॉरी वो गलत निकल गया था। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। और कुछ जलीय जीव अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर भक्षण कर लेते हैं। तो अलग अलग सबका है, जैसे घोंघा का आहार का प्रकार क्या है, विधि क्या है, ऐसे चींटी का, चील का, ये सब आप करिएगा। इससे प्रश्न ऐसे नहीं बनेंगे। ठीक है ना, ऐसे तितली मकरंद चूसते हुए आपको मिल जाएगी। मच्छर क्या करेगा, हमारा लोगों का ही खून चूस लेता है, जू ऐसे खून चूसता है। और यहाँ पे देखिए विधि कैसे आपको करना है, ये इन्होंने यहाँ पे संकेत दिया था कि यहाँ पे आहार की विधि क्या है, छीलना, काटना, पकड़ना, निगलना। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए एक अद्भुत सत्य करके इसमें दिया हुआ है। इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, स्टारफिश, यहाँ से प्रश्न ऐसे खूब बन जाते हैं। तारा मछली जिसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार कर लेती है। जिनका कवच जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है, उनको खा लेती है। और कवच खोलने के बाद वो अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भाग को खाती है। मतलब पूरा आमाशय मुंह से बाहर निकाल लेती है। ये भी इसकी अजीब विधि है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। देखिए इसकी ये विधि है। अब आप सोचिए आपका ऐसा हो तो जहाँ बैठ के खाएंगे कैसा लगेगा, आमाशय पूरा बाहर आ जाए। तो हर जंतु का, हर प्राणी का सब अलग अलग सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि सबका बिल्कुल अलग है। मेल भी खा सकता है, एक दूसरे से मिल सकता है, लेकिन सबका बहुत सारे जो प्राणी हैं उनका अगर हम तुलना करेंगे तो बिल्कुल अलग मिलेगा। और 2.1 यही जो चित्र है, इसमें इन्होंने कहा है कि खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों द्वारा विवरण लिखने में सहायक हैं जिनमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो वो आपने देखा ही है। मानव में पाचन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम सही से पढ़ेंगे। हम भोजन ग्रहण करते हैं
कैसे जाता है अंदर तक, तो वो जो क्रम है उसको हम देख लेते हैं। पहले मुख गुहिका में जाता है, फिर ग्रासनली या ग्रासिका में जाता है, फिर आमाशय, क्षुद्रांत यानी जिसे छोटी आंत, फिर बृहदांत जिसे बड़ी आंत कहते हैं जो मलाशय से जुड़ी होती है, और फिर मल द्वार द्वारा अथवा गुदा के द्वारा, मलद्वार या गुदा एक ही चीज़ है, उससे बाहर निकल जाता है। क्या ये मार्ग बहुत लंबा नहीं है? निश्चित है, ये पूछ रहे हैं। तो ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं, और जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का पाचन होता रहता है। ठीक है। अब आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनको सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है। देखिए ये फिगर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया फिगर ये बना हुआ है। यहाँ देखिए आप खाते हैं, मुख गुहिका है, फिर लाला ग्रंथि है, और यहाँ से भोजन ऐसे होते हैं ग्रसिका के माध्यम से यहाँ पे देखिए ये आमाशय में पहुँचता है। ये आपका यकृत है, ये पित्ताशय है। यहाँ पे इतना डिटेल और हम पढ़ नहीं सकते, काम कीजिए ये देखे लेना कि कैसे कैसे जाता है। फिर ये अग्नाशय, यहाँ से होता हुआ ये क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, और फिर बृहदांत, और बृहदांत के बाद में यहाँ से ये मलाशय है, यहाँ पे मल इकट्ठा होता है, और फिर गुदा से ये बाहर निकल जाता है जो ये अवशिष्ट पदार्थ है। ठीक है ना। अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। तो मुख गुहिका में क्या होता है, जहाँ से आपने खाया सबसे पहले आप मुख में ही रखते हैं, तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा हम करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, सब लोग जानते हैं। और हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देते हैं, पीस डालते हैं, और प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गति का में धंसा होता है। ये सब तो आप जानते हैं, अपना ही दांत देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, दूसरे की बत्ती सी देख के भी आप फील कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दांत का ये दिया हुआ है, इसको और बड़ा कर लेते हैं जिससे स्पष्ट नज़र आए आपको। ये दांतों की व्यवस्था है, जो विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं। ये दांतों के नाम भी पूछे जाते हैं कभी कभी। तो ये देखो, चाहे आप आधा इसको समझ लें, यानी कि इनमें से चाहे आप लेफ्ट का चाहे राइट का समझ लें, जो भी अपने मतलब सरलता के हिसाब से जैसे आपको अच्छा लगे। ये जो शुरू के 3 दांत हैं अंदर से अगर हम चलें, ठीक है, ये 3 दांत, तो यही 3 दांत जैसे इधर पाए जाएंगे ऐसे 3 इधर पाए जाएंगे। फिर ये 2 दांत जैसे इधर हैं ऐसे ये 2 इधर पाए जाएंगे 2। फिर एक दांत ये, ऐसे ही एक दांत ये, फिर ये 2 ऐसे सेट पाए जाएंगे। तो जो ये 3 दांत हैं शुरू वाले, ठीक है ना, इनसे आप क्या काम करते हैं, चबाने का, तो इन्हें चर्वणक कहते हैं। चबाने का काम करते हैं ना, तो ये चर्वणक हो गए, चर्वणक। उसके बाद में ये अग्र चरणवक होते हैं, इनसे भी आप हल्का फुल्का चबाने का काम करते हैं। तो ये अग्र का माने आगे का चरणवक। फिर ये रदनक, रदने का काम इससे करते हैं, तो ये रदनक हो गया। और फिर ये 2 दांत जो होते हैं कृंतक, इनसे काटने का काम आप करते हैं। देखिए ऐसे चूहे की तरह आप इसको भी यहाँ से काट सकते हैं ना, कोई चीज़ काटते हैं तो पीछे नहीं ले जाते हैं, यहीं से काटते हैं। तो ये दांत हो गए, तो 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8, तो 8 ये, 8 ये, 8, 8, 16। और ऐसे ये नीचे या ऊपर का है तो ऐसे ही ये नीचे का है अगर, तो ऊपर भी आपको 16 मिलेंगे। तो टोटल 32 दांत हमारे होते हैं। ठीक है ना। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस यानी लार को, लाला यानी लार स्रावित करती है। और ये जो लाला रस है या लार है, ये क्या प्रभाव डालता है, तो इसका बहुत पाचन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है ना। और दांतों के प्रकार, दांतों की संख्या, निचला जबड़ा ऊपरा जीभ, आप सब समझ गए हैं, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आप बना लीजिए, कर लीजिए, कोई इसकी ज़रूरत भी ऐसे नहीं है, संख्या आपको पता होना चाहिए। तो आप ऊपर नीचे दोनों मिला के उसकी संख्या बताएंगे, 3 इधर 3 इधर 6, और 3 ऊपर साइड में, और 3 दाहिने ऊपर साइड में और बाएं साइड में। तो यानी जो ये दांत थे आपके चर्वणक, ये कितने हो जाएंगे, कुल 12 दांत हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, संख्या अगर आपसे कोई पूछे। ठीक है। अब दूध के दांत और अस्थाई दांत ये हम देख लें। आपने बहुत बार कहते हुए सुना होगा, दूध के दांत अभी नहीं टूटे हैं। तो हमारे दांतों का प्रथम सेट काल में निकलता है, जब हम छोटे से होते हैं। 8 वर्ष तक की आयु में ये सभी दांत गिर जाते हैं,
और इन्हें दूध के दांत कहते हैं। और इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के अस्थायी दांत पूरे जीवन भर रहते हैं, वृद्धावस्था में भी ये प्रायः गिरने लगते हैं। लेकिन अब ये बड़ी समस्या हो रही है, डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट लेना बिल्कुल समझ लीजिए अनिवार्य हो गया है। लोग जाते हैं क्योंकि उनको कोई ना कोई समस्या रहती ही है। और यहाँ पे मंड पर लार का प्रभाव ये बता रहे हैं, इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। और यहाँ पे इतना हम देख सकते हैं कि लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। तो ये आपको याद रखना है, जो लार है वो आपका चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। तो ये इसका उपयोग हो गया सॉरी, ये इसका उपयोग हो गया। जीभ एक मांसलपेशी अंग है। अब हम जीवा के बारे में पढ़ लें, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर से जुड़ी रहती है और इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में लार को मिलाने के लिए भी तो जीभ का उपयोग हम करते हैं। और मिठाइयाँ और दंतछय भी हमको देखना है, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। मिलाने का कार्य भी हम जीभ के द्वारा करते हैं। निगलने में भी जीभ सहायता करती है। आप देखिए किसी चीज़ को पीछे लेके उससे जाते हैं तो जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का भी पता चलता है, ये ध्यान रखिएगा। जबान पे चक्के ही तो जानते हैं, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, ये कैसे जान पाते हैं? जीभ से चखते हैं। और जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। तो जीभ का बड़ा इम्पोर्टेंस है। जीभ अगर जबान ही ना हो तो आप ये सब स्वाद नहीं ले पाएंगे, कौन सी चीज़ का स्वाद क्या है। ठीक है, तो स्वाद कलिकाओं की स्थिति का हम पता लगाएंगे, अभी ये देखेंगे। ठीक है ना। इसके पहले हम देख लेते हैं जो ये मिठाइयाँ और दंतछय का क्या वो है। दांत गिरते हैं या उसमें कैविटी होती है, कीड़े लगते हैं, जो आप जो भी कहते हैं, तो जीवाणु हमारे मुंह में बहुत सारे पाए जाते हैं, परंतु उनमें हमें कोई ऐसी हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ ना करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करने लगेंगे, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो जो ये जीवाणु जो होते हैं, जो दांत के बीच में फंसा हुआ भोजन होता है, तो भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। और ये निर्मोचित जो अम्ल करते हैं ये हमारे दांतों को क्षति पहुंचाता है, नुकसान करता है, और इसे दंतछय कहते हैं। दांत गिरने लगते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है। चरम अवस्था में टूटकर दांत गिरने लगते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय, चीनी युक्त मिठाइयाँ, ये सारे पदार्थ जो हैं दंतछय के मुख्य रूप से कारण हैं। और ये दंतछय की एक क्रमिक अवस्था है। पहले दांत ऐसे रहता है, फिर ऐसे होता है, तो फिर देखिए कैविटी होती चली गई। यहाँ पे देखिए ये हल्का कटा, फिर और ज़्यादा, फिर ये देखिए पूरा गायब हो गया, फिर ये टूट जाएगा। तो कम से कम हमको 2 बार ब्रश करना चाहिए या दातून करना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है साफ़ सफाई के लिए। सुबह करिए और शाम को खाना खाने के बाद जब सोते समय उसको अच्छे से करिए, जिससे कि आपका मुंह साफ रहेगा और मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो जो भी मुंह में डालें थोड़ा सा ध्यान रखें कि चम्मच उम्मच जो भी आप यूज़ कर रहे हैं या उंगली भी आप जब यूज़ है तो हैंड वॉश करके फिर उसको अगर ज़रूरत हो तो ले जाने, तो मुंह में डालने की क्या ज़रूरत है। जीभ पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर ये जबान है आपकी, मान लीजिए ये जबान ही है, ऐसी ही होती है। तो ये विभिन्न क्षेत्र हैं इसके, देखिए ऐसे ऐसे। अभी इनका सबका अलग अलग स्वाद अलग अलग जगह पे पता चलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि अलग अलग विलयन तैयार करिए। चीनी का विलयन, नमक, नींबू, नीम की पत्ती, करेले। तो आँख पे पट्टी बांध दीजिए किसी के, फिर ऐसा उसकी ज़बान पे लगाइए, तो अलग अलग क्षेत्र में ये पता चलेगा। आप अपनी ज़बान पे ये सब कर सकते हैं, इससे प्रश्न ऐसे कोई नहीं पूछे जाने हैं। हाँ, ज़बान का जो कार्य है वो आपसे पूछा जा सकता है। भोजन नली या ग्रसिका अब हम देखेंगे। तो निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। निगला हुआ जो भोजन होता है, यहाँ पे भोजन होना चाहिए, तो ये जाता है। और ग्रसिका गले एवं बच्चे से होती हुई कहाँ जाती है? होती हुई ऐसे नीचे जाती है, और ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर खिसकता है। कैसे, इसको आप समझ सकते हैं। ये है, तो इसमें जब सिकुड़न ऐसे होगी, ऐसे करके, मतलब ये मतलब ऐसे, फिर ऐसे दबाव जब बनेगा तो ये नीचे की ओर ऐसे खिसकता चला जाएगा। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है तथा ये गति भोजन को नीचे की ओर, ये गति जो होती है भोजन को नीचे की ओर ढकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, तो आपको क्या होती है, वोमिटिंग हो जाती है, वमन हो जाती है, उसे बाहर भेज देता है।
ऐसी घटना याद कीजिए भोजन के बाद आपने वमन किया हो। खैर ये सब मत याद कीजिएगा, मूड खराब हो जाएगा। ये देखिए भोजन ऐसे यहाँ से ऐसे जाता है, तो ये ऐसे जब फ्रेश होती है ना तो नीचे खिसकता हुआ, और ये आमाशय में भोजन है, ये ग्रसिका में ऐसे होते हैं, आमाशय में पहुँच जाता है। पहली कह रही है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार चला जाता है। तो जब वो यहाँ पे आमाशय उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ से उसका कैपिलरी एक्शन हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। आमाशय के बारे में हम जानकारी लें तो मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है, यू आकार की इसकी आकृति होती है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा ये भाग है। अगर आपसे पूछा जाए कि आहार नाल में सबसे चौड़ा क्या है तो आप बेशक बताएंगे वो आमाशय है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और यह एक और ग्रसिका नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत यानी जो छोटी आंत है, छोटी आंत में ये चला जाता है। एक और ग्रसिका से प्राप्त होता है और फिर ये छोटी आंत में भेज देता है, और फिर छोटी आंत से आगे कहाँ जाएगा आगे हम देख रहे हैं। आमाशय का आंतरिक स्तर, अभी आमाशय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो सतह होती है आंतरिक, वो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये याद रखना है, हाइड्रोलिक क्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, इसी से तो खाना पचेगा। और श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। जो भी हम गड़बड़ सड़बड़ खाते हैं, पेट में सब व्यवस्था है, लेकिन अब इतना गड़बड़ खा लेंगे बिल्कुल, वो आप चाट ही रोज़ मार रहे हैं, रोज़ बर्गर और पिज्ज़ा और रोड के किनारे की धूल आप खा रहे हैं, तब तो वो नहीं कर पाएगा। और ये माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया जो होती है वो फास्ट हो जाती है और अच्छे से पचता है। और पाचक रस यानी जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। सरल पदार्थों में जब विघटित हो जाएगा आसानी से उसका पाचन हो जाएगा। अब हम देखें, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाते समय आपको खांसी, उल्टी या हिचकी आती है, घुटन अनुभव होता है, और ये खाद्य कणों में श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली में खाद्य कण प्रवेश कर जाते हैं और श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है, और जब ये उसमें फंस जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होनी ही है। ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी के वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है। तो भोजन को निकलते समय मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है, वो यानी कि बंद कर देती है सांस वाले द्वार को, और ये सीधे ग्रास नली में जाता है। श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। कभी कभी ये क्या होता है कि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है, हिचकी आती है, खांसी उल्टी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है। अब हम बात करेंगे क्षुद्रांत की। क्षुद्रांत यानी कि हम पहले भी बता चुके हैं, छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और अत्यधिक कुंडलित नली है ये, और ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति में भी कुछ रस स्रावित होते हैं। सारे रस जो भी स्रावित हो रहे हैं वो सब पाचन के लिए ही हो रहे हैं। ठीक है, और क्षुद्रांत के बारे में हम यहाँ पर देखें तो ये जुड़ी, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे जुड़ी होती है। एक तरफ ये आमाशय से जुड़ी होगी, दूसरी तरफ अभी ये बृहद बृहदांत से जुड़ी होगी। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ होती है, यह ध्यान रखिएगा, अवस्थित होती है, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न पूछा जाएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो आप कहेंगे यकृत है। ये पित्त रस को स्रावित करती है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, जो एक थैली में संग्रहित होता है, और जहाँ पे संग्रहित होता है उसे क्या कहते हैं, पित्ताशय। 3 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से बनते हैं जो पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पूछा जाएगा कि पित्तरस का क्या उपयोग है, क्या भूमिका है, तो ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है ना। और अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है, इनको उसके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। सरल रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वसा जो है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये पैरा, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको पॉज करके आप जैसे भी अपनी भाषा में नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए एक विलक्षण दुर्घटना यहाँ पे दी है कि दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1882 में
अलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का एक व्यक्ति था, गोली लगने से बुरी तरह से वो घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। ये देखिए गोली लगी इसको। उसे विलियम ब्लूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली बात बंद न कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्लूमांट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हो गया। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्लूमांट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था और इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था। सब वो देख रहा था, देखिए कितना बढ़िया, जो भोजन को पचा सकता था। उसने ये भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब तक भोजन का पाचन पूरा नहीं होगा वो खुलेगा ही नहीं क्षुद्रांत में। तो इसीलिए आप भी ध्यान रखा करिए, आप लोग भी, जब आपके शरीर में आपके लिए अंग इतना कार्य करते हैं तो हमको भी अंगों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। अब हम आमाशय से क्षुद्रांत की ओर जा रहे हैं। क्षुद्रांत में अवशोषण क्या होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर जब क्षुद्रांत में पहुंचता है तो क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं में ये चला जाता है। अब यहीं से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होने जा रहा है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। रुधिर वाहिकाओं में जा रहा है ना, तभी तो ब्लड आपको मिलेगा पूरे शरीर को। और क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, आप जैसे आपकी उंगलियां हैं, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं, यानी कि ये रसों को अवशोषित करते हैं। दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? तो दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। जो उसका तल क्षेत्र है दीर्घरोम बढ़ा देता है कि ज़्यादा मात्रा में अवशोषण हो सके। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है और दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों के स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। तो आपसे स्वांगीकरण पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, है ना? पचे हुए भोजन का अवशोषण तथा यह रुधिर वाहिकाओं में जाना, ठीक है। तो अब ये स्वांगीकरण तक आपका हो गया। कोशिकाओं में उपस्थित जो ग्लूकोज है उसका विघटन ऑक्सीजन की सतह से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का विघटन होता है ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में, और इससे ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता बृहदांत में भेज दिया जाता है और बृहदांत में ये जाके फिर अभी आगे बाहर निकलेगा, ठीक है। अब हम बृहदांत के बारे में पढ़ें तो बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। नाम तो इसका बृहदांत है, लेकिन ये होती क्या है? छोटी होती है, बस चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है। तो आपसे पूछे कि लंबी कौन सी आंत होती है, तो ये वास्तव में छोटी आंत होती है। बृहदांत क्षुद्रांत 7.5 मीटर और ये केवल 1.5 मीटर होती है। आपने भी उसका 7.5 देखा था। अब इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण कर लेना है। जो जल है और लवण है उनका अवशोषण करेगा और बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में ये भेज देगा और अर्धठोस मल के रूप में वहाँ पे रहता है और समय समय पर ये क्या होता है? गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसे ही निष्कासन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर का पूरा हो गया जो मनुष्यों में होता है। अब कभी कभी आप देखते हैं आपका जो ये निष्कासन है ये बहुत पतला हो जाता है, तो इसको दस्त आप बोलते हैं। तो बार बार निष्कासन की ज़रूरत ऐसे पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को दस्त कहते हैं। और ये होता क्यों है? संक्रमण, खाद्य विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग जो होती है, या कोई इन्फेक्शन आपको हो गया पेट में, अपच हो गया, इस कारण से होता है। विशेषकर बच्चों में ये बहुत सामान्य बात है, बार बार हो जाता है। चर्मावस्था में ये घातक भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसका मुख्य कारण शरीर में जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, चिकित्सक के पास जाके इसका इलाज कराना चाहिए। और सबसे सिंपल सी बात जो है इसका उपचार कैसे हो, तो पानी आप गर्म कर लीजिए, फिर उसको ठंडा कीजिए उबाल करके, फिर 1 चुटकी नमक और चीनी घोल लीजिए, उसको पिलाइए। और इसे ही जीवन रक्षक घोल या ORS कहा जाता है। तो ORS जो होता है वास्तव में यही होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है, क्योंकि खाना वो घास खा रहे हैं, हम अलग चीज़ें खा रहे हैं, तो पाचन की विधि में अंतर होगा। गाय, भैंस, बकरी जो भी आप देख रहे हैं, तो लगातार ये सब देखिए जुगाली करते रहते हैं। जुगाली करने में मुँह चलाते रहते हैं, है ना। जब वे खा रहे हो या ना खा रहे हो जुगाली करते रहेंगे। वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं
और जब उनको टाइम मिलता है तो वो धीरे धीरे वहाँ से निकाल कर उसको जुगाली कर करके फिर भेजते हैं। और ये भाग रूमेन या प्रथम आमाशय कहलाता है, जहाँ पर ये एकत्रित करते हैं। और रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में फिर लाता है वहाँ से, जैसे पहले स्टोर कर दिया ये भोजन, और फिर यहाँ से एक छोटा छोटा पिंड निकाल के मुंह में लेके आता है उल्टा। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ से फिर पहले तो ले जाएगा और बाद में लेके इधर आएगा, इसे जुगाल कहेंगे। और बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में ले आएगा और जिसे वह चबाता रहता है, और इस क्रम को रोमंथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोमंथन। तो किसी रोमंथी का आमाशय यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये देखिए आमाशय है और ये अंधनाल है और ये वेदांत है जो इधर से जुड़ी हुई है, ये क्षुद्रांत, ये रूमेन, रूमेन में जहाँ पर इकट्ठा होता है। अब ये रोमंथन या जुगाली करना, रोमंथन या उसी को जुगाली करना कहा जाता है, तथा ऐसे जंतु जो जुगाली करते हैं उसको रूमिनेंट या रोमंथी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया रूमिनेंट क्या होता है तो आप बता देंगे जुगाली करने वाले जंतुओं को कहा जाता है। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज का पाचन कैसे हो, ये भी एक समस्या है। रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं वेदांत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है, क्योंकि हम लोग घास तो खाते नहीं है तो हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो हमारे शरीर में ये नहीं होता है। अंधनाल हमारे यहाँ हमारे शरीर में नहीं होती है। हमारे यहाँ का मतलब हमारे शरीर में, ऐसा मत समझिए कि भारत में नहीं होती, अफ्रीका में या अमेरिका में पाई जाती है, ऐसा नहीं है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु बहुत से ऐसे भी सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, कैसे पाचन करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब ये कह रहे हैं कि पहली कह रही है कि जंतु भोजन करते समय भली भात क्यों नहीं चबा पाते। बूझो कह रहे हैं कि मनुष्य मवेशियों की सतह तरह सेलुलोज को क्यों नहीं बचा पाता, क्योंकि हम घास नहीं खाते हैं। और अमीबा में संभरण एवं पाचन कैसे होता है इसको हम देखेंगे। तो अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है, तो एक कोशिकीय है, इसको आपको बहुत सही से ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एक कोशिकीय है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। यह गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ इसमें होती हैं। और यहाँ पर अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें पादाब अथवा कृत्रिम पांव कहते हैं। ये निकालता रहता है ऐसे, है ना, और जो इन्हें गति करने और भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा का भी आप चित्र देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित कर देता है। जो भी कण मिलेगा उसके चारों ओर ऐसे पादाब विकसित करके फिर उसे क्या करेगा, निगल लेगा, और खाद्य पदार्थ उसे खाद्य धानी में उसके फंस जाएंगे। तो खाद्य धानी उसकी होती है, उसी में खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं। ये देखिए अमीबा है, ठीक है ना। इसके पार्ट फटाफट देख लेते हैं। ये बहुक्षेपित अपशिष्ट जो निकल गया, ये खाद्य धमनी है इसकी, और ये खाद्य कणिका है। जो देखिए सबसे पहले इसने खाद्य कणिका देखा, फिर इसको कवर किया, और कवर करने के बाद में इसको क्या किया, इसने ऐसे अंदर ले लिया, और यहाँ पे ये इसका देखिए केंद्रक पाया जा रहा है। फिर ये धीरे धीरे ये जब अंदर ले लिया और ऐसे जाके फिर जो बचा वो बाहर ये बहुक्षेपित अपशिष्ट के रूप में निकाल दिया इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं कि खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं। जो इसकी खाद्य धानी होती है उसमें पाचक रस स्रावित होते हैं, और ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं, और पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। हमने पूरा समझ ही लिया है, बस इतना आपको जानना है। भोजन पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिनमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। बिना जटिल से सरल में बदले कुछ होने वाला नहीं है, और ऊर्जा उसी दौरान मुक्त होती है जब ये जटिल से सरल में परिवर्तित होते हैं। और जो ये ऊर्जा जब मुक्त होती है तो इसी का उपयोग हमारा शरीर करता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अंत में हम देखें तो ये शब्द आप इसको एक एक करके आपको समझना चाहिए। सारे शब्दों को हमने देख लिया है, आप इसको डिफाइन करेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे।
सारांश एक बार हम इसको कहिए तो देख लें, नहीं तो ऐसे बंद करते हैं। सारांश भी लगभग हम चीज़ों को देख चुके हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमको फिर से देखना पड़े। ये क्रम याद कर लीजिएगा कि कैसे कैसे किया जाता है, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। भोजन एक जटिल प्रक्रम है, अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन। तो यानी कि पचने के क्या क्या क्रम हैं, मतलब क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप करते रहिए। जल्दी ही हम अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।